एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर 22 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, और इम्पॉर्टेंट डे के बाद फिर हम अपनी फर्दर न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज आपको साइंस और टेक की न्यूज़ देखने को मिलेगी। हम कुछ रिएक्टर के ऊपर चर्चा करेंगे, इसरो के मिशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको साइंस और टेक की न्यूज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टेट न्यूज़ भी है, नेशनल न्यूज़ भी है, और आपके कुछ पर्सन्स भी हैं जो न्यूज़ में हैं, उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। वीडियो के लास्ट में आपको रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर इतनी चीज़ें? और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम 22 अप्रैल के करेंट अफेयर्स। लेकिन करेंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले पूरे परचम की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक सभी लोगों को। और आज के दिन ही मतलब 22 अप्रैल में ही हम सेलिब्रेट यहाँ पे करते हैं अर्थ डे, है ना। ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वाटर डे, अर्थ डे, है ना, ये क्वेश्चन आप लोग ने देखे भी होंगे। इंटरनेशनल अर्थ डे के नाम से भी इसे जाना जाता है। हर साल 22 अप्रैल को हम अर्थ डे या पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पृथ्वी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और यहाँ पे इस साल जो थीम डिसाइड की गई है 2023 की, वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट अर्थ डे की थीम है 2023 के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट डे हमने देख लिया। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पे पर्सन है संदीप सिंह। ये है संदीप सिंह। अच्छा, आप लोगों ने हमारे जो भी प्रेजेंट सीडीएस है, आप सभी को पता है हमारे देश में जो पहले सीडीएस थे वो विपिन रावत जी थे, राइट। जो हमारे अभी प्रेजेंट सीडीएस है वो अनिल चौहान जी हैं। और अनिल चौहान जी सीडीएस से पहले क्या करते थे? मिलिट्री एडवाइज़र थे ये, है ना। मिलिट्री एडवाइज़र थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नया मिलिट्री एडवाइज़र किसे बनाया गया है? प्रश्न ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मिलिट्री एडवाइज़र इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एयर मार्शल संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। ये पहले मतलब वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं। ये फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं, पायलट भी रहे हैं, और इन्हें मिग 29 और आपके सुखोई एयरक्राफ्ट जो है उसके चलाने का अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो एयर मार्शल संदीप सिंह जी को नया मिलिट्री एडवाइज़र अपॉइंट किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। और इनका जो कार्यभार शुरू होगा, इनकी जो टेन्योर शुरू होगी वो 24 अप्रैल से शुरू होगी। 24 अप्रैल से ये अपना काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा इन्हें 2006 में वायुसेना मेडल मिला था। 2013 में आप देखेंगे तो अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। और 2022 मतलब करंट में अगर हम बात करें 2022 में संदीप सिंह जी को परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला था। तो एयर मार्शल संदीप सिंह जी को परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में मिला था, और इन्हें अब मिलिट्री एडवाइज़र बना दिया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अब अगली जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है यहाँ पर आप देखेंगे दीपिका मिश्रा। ये जो है वो दीपिका मिश्रा है, और ये इंडियन एयरफोर्स में काम करती हैं। इंडियन एयरफोर्स की ये पहली फीमेल है जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया जा रहा है। गैलेंट्री अवार्ड का मतलब होता है वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है। तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बिकम द फर्स्ट वीमेन IAF ऑफिसर टू गेट गैलेंट्री अवार्ड। तो ये पहली इंडियन एयरफोर्स की वीमेन ऑफिसर बन रही हैं जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया जा रहा है। तो दीपिका मिश्रा का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, दीपिका मिश्रा का नाम आपको याद रखना है। वीरता पुरस्कार इन्हें दिया गया। रिसेंटली हमारे जो चीफ एयर मार्शल या चीफ ऑफ एयर स्टाफ VR चौधरी हैं, उन्होंने रिसेंटली युद्ध सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, कई सारे जो गैलेंट्री अवार्ड हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अगर आप देखेंगे तो टोटल 58 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें से 57 गैलेंट्री अवार्ड जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स को दिए गए हैं, इंडियन एयरफोर्स के जवानों को दिए गए हैं। इसके अलावा एक जो है वो इंडियन आर्मी के पर्सन को दिया गया है। तो टोटल अभी यहाँ पे 58 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें से आप 2 देखेंगे, 2 युद्ध सेवा मेडल है। 13 ऑफिसर्स जो हैं उनको वायुसेना मेडल दिया गया है। 13 ऑफिसर है जिनको वायुसेना मेडल
यहाँ पे दिया है और 30 विशिष्ट सेवा मेडल यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पे याद रखना है कि विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ये पहली वीमेन ऑफिसर बन गई हैं इंडियन एयरफोर्स की जिनको गैलेंट्री अवार्ड दिया है। ये राजस्थान बेस्ड हेलीकॉप्टर पायलट हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जब मध्य प्रदेश में फ्लड आया हुआ था, बाढ़ आई हुई थी, तो जो फ्लड रिलीफ के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, इसलिए इन्हें वायुसेना मेडल गैलेंट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के लिए दिया गया है। तो आपको दीपिका मिश्रा का नाम याद रखना है। चलिए अगले पर्सन को आप लोग जानते होंगे, कुछ समय पहले उन पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था क्योंकि वो लद्दाख में जो है वो अनशन पे बैठे हुए थे, है ना, स्ट्राइक कर दी थी उन्होंने लद्दाख में, और वो है सोनम वांगचुक। ठीक है, इनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ था। आइए पूरी न्यूज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द प्रेस्टिजियस संतोकाबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो समाज में अपना योगदान करने के लिए प्रतिष्ठित संतोकाबा मानववादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक इनोवेटर, एक साइंटिस्ट, एक टीचर सोनम वांगचू, और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी हैं सोनम वांगचू जी को प्रेस्टिजियस सांतकोबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि इनके जो इनोवेशन है वो सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए इन्होंने काम किया है, कंट्रीब्यूशन किया है। इस अवार्ड में इन्हें 1 करोड़ रुपीस प्राइज मनी दी जाएगी, 1 करोड़ रुपए की राशि इनको दी जाएगी। ठीक है, इन्होंने एक आइस स्तूप टेक्निक बनाई थी, बेसिकली जो आपका एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का काम किया था जिससे लद्दाख के रीजन में जो पानी की समस्या है या पानी जो फ्रेश वाटर पीने के योग्य पानी नहीं मिल पाता, तो उसके लिए इन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी बनाया था और विंटर वाटर को स्टोर करने के लिए। तो ऐसे कई सारे इन्वेंशन इन्होंने किए हैं। इसके पहले कुछ और रेसिपेंट रहे, कुछ और ऐसे पर्सन रहे हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। वो कौन कौन से पर्सन रहे? तो रतन टाटा जी को ये अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी, तो कैलाश सत्यार्थी हम सभी को पता है मध्य प्रदेश से आते हैं और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है ना। तो कैलाश सत्यार्थी जी को भी ये अवार्ड मिला है। एएस किरण कुमार और सुधा मूर्ति, ये कुछ पर्सन्स हैं जिनको पहले पास्ट में अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक बुक के बारे में। बुक का टाइटल है द बी, द बीटल एंड द मनी बग। ठीक है, द बी, द बीटल एंड द मनी बग। ठीक है, इस बुक के ऑथर कौन है? ये बुक बेसिकली फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में गाइड करती है, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और अर्ली स्टेज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी मनी को मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे एडवांटेजेस और सोल्यूशन एग्जाम्पल्स के साथ इस बुक में लिखे गए हैं। और इस बुक को लिखा किसने है? आदिल शेट्टी ने और AR हेमंत ने। आदिल शेट्टी एंड AR हेमंत। आदिल शेट्टी कौन है? तो CEO एंड को फाउंडर हैं bankbazaar.com के। तो याद रखेंगे आदिल शेट्टी कौन है? bankbazaar.com के, bankbazaar.com के CEO एंड को फाउंडर हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर हम नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसेंटली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है और नेशनल क्वांटम मिशन की शुरुआत की गई है। ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है इसके लिए जो टोटल बजट दिया गया है वो बजट आपको बिल्कुल वैसा का वैसा याद रखना है, 6003.65 करोड़ रुपीज़। लगभग 6000 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे नेशनल क्वांटम मिशन के लिए दिया गया है और कैबिनेट ने रिसेंटली इसको अप्रूव किया है। ये जो हमारा क्वांटम मिशन है ये 2023-24 से ये कब तक चलेगा? 2030-31, 2030-31 तक ये मिशन के लिए यहाँ पे बेसिकली ये बजट दिया है। तो लगभग 8 साल के ये पीरियड के लिए ये 6000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके बाद हम क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में कई सारे रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकेंगे और ऐसा करने के बाद हम पूरे वर्ल्ड के 6वें कंट्री बन गए, 6 नंबर के नेशन बन गए हैं जिन्होंने क्वांटम जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्वांटम मिशन के लिए काम किया है या फंडिंग दी है या ऐसे कोई कोई गाइडलाइंस जारी की है। तो 6वें नंबर की हम कंट्री बन गए। इसके पहले USA, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्कॉटलैंड ऐसी कंट्री हैं जिनके पास क्वांटम रिसर्च, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करने के लिए टेक्निक्स है और वो सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो भारत ने भी नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव कर दिया। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? तो हम जो क्वांटम बेस्ड सुपर कंप्यूटर बनाएंगे जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर सकें।
ठीक है। इसके अलावा हम सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि नेविगेशन और कम्युनिकेशन में और टाइमिंग में हमारी मदद करेगा, प्रॉपर टाइमिंग देगा। फिर हम क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग, सेंसिंग और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब हमारा जो मौसम विज्ञान है उसमें भी हम इन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और इंडिजीनियसली मतलब मेड इन इंडिया हम क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर भी बिल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव किया है। 6,000 करोड़ रुपए का बजट है, लगभग 8 सालों के लिए, 2023-24 से शुरू हुआ है, 2030-31 तक जाएगा और हम 6वें नंबर के नेशन बन गए हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग में। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट आर यूटी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इन द स्टेट। तो किसान संपर्क प्रोग्राम या अभियान किस यूटी या फिर किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है? तो किसान संपर्क अभियान की शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर में की गई है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के द्वारा किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जितनी भी लगभग 3500 जो पंचायत है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में, उन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। और इसकी मदद कौन कर रहा है? पंचायती राज डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कर रही है अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें क्या किया जाएगा? तो अलग अलग ग्राम पंचायत, अलग अलग जिलों में जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट द सीड, किस तरीके से फर्टिलाइजर आपको यूज़ करना है। इसके अलावा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, नए नए इक्विपमेंट को कैसे आपको चलाना है, गाइडेंस भी दिया जाएगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। इसलिए ये किसान संपर्क अभियान की शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा की गई है। अब यहाँ पे दो छोटी सी न्यूज़ है जो कि स्टेट से एसोसिएटेड है, उनको मैंने यहीं पे ले लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 3 ऑनलाइन स्कीम्स की शुरुआत की है। उन्होंने 3 ऑनलाइन स्कीम्स की शुरुआत की है, 3 ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की है। कौन कौन सी है? पहली सर्विस है यहाँ पे प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस। प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विस दिव्यांग पर्सन के लिए है। ताऊ से पूछो व्हाट्सएप चैटबॉट और ऑनलाइन बुकिंग ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट हाउस। तो ये 3 ऑनलाइन जो प्रोग्राम या स्कीम है वो हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गई है। अभी तक आप लोग 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट वगैरह इस तरीके के आप कॉन्सेप्ट को सुनते आए हैं ना। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस राज्य ने रिसेंटली 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा केरला राज्य ने। केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट टू रिवाइव द स्पोर्ट कल्चर इन द स्टेट। स्पोर्ट कल्चर को रिवाइव करने के लिए हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड होगा जिसमें बच्चे खेलेंगे, है ना, जिससे एक क्वालिटी प्लेग्राउंड तैयार हो सके हर एक पंचायत में। तो ये केरला गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और बहुत ही शानदार सा ये इनिशिएटिव है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी कुछ साइंस और टेक से। इसरो का हमें पता है कि लॉन्चिंग व्हीकल है हमारे पास। एक हमारे पास क्या है? एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिसके जरिए हम सैटेलाइट को यहाँ पर रखकर हम इसको अलग अलग ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, चाहे वो लो अर्थ ऑर्बिट हो या फिर आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा PSLV C55 है ना। PSLV C55 की मदद से TELEOS टेलोस 02 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। कब? 22 अप्रैल को, मतलब आज ही के दिन। कहाँ से? तो कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये जो सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं PSLV, ये जो सैटेलाइट हम PSLV C55 से लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारी सैटेलाइट नहीं है, ये सिंगापुर की सैटेलाइट है। और भारत का इसरो जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है यहाँ पे टेलयोस 2। ठीक है, ये कमर्शियल सैटेलाइट है किसका? सिंगापुर का। पहली बार इसरो ने सिंगापुर की कमर्शियल सैटेलाइट को 2015 में लॉन्च किया था जिसका नाम टेलईओएस 1 था। ठीक है ना। ये 2015 में लॉन्च किया गया था जो कि सिंगापुर का पहला कमर्शियल सैटेलाइट था जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद कई सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। तो 22 अप्रैल को जो हमारा PSLV C55 है उससे हम इसे लॉन्च करेंगे। अब हमारा जो PSLV C55 है ना, ये काफ़ी खास है, बहुत ही पावरफुल वर्जन है PSLV का। बहुत ही पावरफुल वर्जन है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी पेलोड को कैरी कर सकता है ना।
ये क्या है, बहुत हैवियर पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और अपनी जो सैटेलाइट कैरी करके ले जा रहा है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सेटअप भी कर सकता है। ठीक है, ये जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है सिंगापुर, तो ये सैटेलाइट बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कैसी सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहा है सिंगापुर, जो कि एक कमर्शियल सैटेलाइट है। अगली बात करते हैं यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। एक रिएक्टर के बारे में बेसिकली हमें चर्चा करनी है जिसका नाम है ओलिक-लू-ओटो 3 रिएक्टर। ठीक है, ये यूरोप का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि कहाँ पर है? फिनलैंड में है। ठीक है, आफ्टर 18 ईयर यूरोप लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ओलिक-लू-ओटो 3 स्टार्ट रेगुलर आउटपुट। तो बेसिकली यूरोप का ये मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम ओलिक-लू-ओटो 3 रिएक्टर है, जिसका कंप्लीट यहाँ पे ट्रायल कंप्लीट हो गया और फाइनल इस आउटपुट फेज में आ चुका है। कहाँ पर? फिनलैंड में। इस रिएक्टर को EPR मतलब यूरोपियन प्रेशराइज वाटर रिएक्टर भी कहा जाता है। ये पहला नए मतलब फर्स्ट न्यू जनरेशन EPR है जो कि यूरोपियन कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। कहाँ पर? फिनलैंड में इसको तैयार किया है और ऐसा बताया जाता है कि जो ये पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ये जो रिएक्टर प्रोड्यूस करेगा तो लगभग 14%, लगभग 14% फिनलैंड की इलेक्ट्रिसिटी को ये कवर कर लेगा। ये जो आपका रिएक्टर, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका काम 2005 में शुरू हुआ था। फाइनली ये अपने आउटपुट फेज में आ चुका है और फिनलैंड में ये काम करेगा। ठीक है, फिनलैंड में ये काम करेगा और फ्रेंच कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को ये जनरेट करेगा। 1600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को ये आपका रिएक्टर जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना के नए मिशन के बारे में, चाइना की नई सैटेलाइट के बारे में जिसका नाम क्या है? फैंगयून 3। क्या नाम है? फैंगयून 3 किसकी सैटेलाइट है? चाइना की सैटेलाइट है। और ये कैसी सैटेलाइट है? तो ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञान, मौसम के बारे में जानकारी देगी कि इतना हैवी रेनफॉल क्यों हो रहा है, इतना हैवी रेनफॉल के कारण क्या होता है। आपको पता है कि चाइना में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लड आया हुआ था, बाढ़ की समस्या भी बन गई थी, कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स भी हो रही थी, है ना। तो मौसम विज्ञान के बारे में, मौसम से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो देने का काम ये चाइना का सैटेलाइट करेगा। तो चाइना लॉन्च फैंगयून 3 सैटेलाइट जो कि एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। ठीक है, और इसे चैंगजैंग 4B कैरियर रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है। इसका काम होगा मॉनिटर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सीवियर वेदर कंडीशन, हैवी रेनफॉल वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, कॉर्पोरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइमरली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करती है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1999, 1 जुलाई 1999 में हुई थी और बीजिंग चाइना में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। आई थिंक इस न्यूज़ को मैं पहले से बता चुकी हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, मिल नहीं रही थी, इसलिए वापस से मैंने इसको इंक्लूड कर दी है। Indian Air Force will participate in exercise INIOC-HOS 23 मतलब इनकोज 23 एक्सरसाइज जो कि कहाँ पर आयोजित की जा रही है? ग्रीस में आयोजित की जा रही है। इसमें इंडियन एयरफोर्स शामिल होगा। ये एक्सरसाइज जो है वो ग्रीस के एयरबेस जिसका नाम है एंड्राविडा एयरबेस, वहाँ पर आयोजित की जाएगी, वहाँ पर कंडक्ट होगी। 24 अप्रैल से शुरुआत होगी इस एक्सरसाइज की और 4 मई तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है। ठीक है, इसमें हमारा सुखोई 30 और हमारे 2 C-17 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। भारत के अलावा और कौन कौन सी कंट्री हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? तो भारत के अलावा आप देखेंगे साइप्रस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, स्लोवेनिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया, USA, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो ग्रीस में एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब IIT मद्रास ने अपना पहला एक इंटरनेशनल कैंपस खोला है तंजानिया में। अक्टूबर में खुल जाएगा और अक्टूबर से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, टीचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर? तंजानिया में। सो देखते हैं IIT मद्रास टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि IIT मद्रास के द्वारा अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे खोला गया? तो तंजानिया में। या क्वेश्चन बन सकता है कि तंजानिया में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोलने वाला कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अक्टूबर 2023 तक ये ओपन हो जाएगा जंजीबार तंजानिया में। ठीक है, और ये इसमें जो टीचिंग या क्लासेस की शुरुआत भी अक्टूबर में
हो जाएगी। आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम भी आप देख सकते हैं, वी कमाकोती। वी कमाकोती जो है वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में। इंडियन आर्मी हैज़ टाइड अप विथ विच यूनिवर्सिटी टू इम्पार्ट चाइनीज लैंग्वेजेस ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सन्स। तो भारतीय सेना ने रिसेंटली किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता या एमओयू साइन किया है और वो आर्मी पर्सनल्स को क्या है, चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाने का काम, उनकी ट्रेनिंग देने का काम करेगी। सो आंसर हो जाएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी, आसाम। तेजपुर यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो कि 1994 में बनी थी, और ये यूनिवर्सिटी बेसिकली जो फॉरेन लैंग्वेज होती है नॉर्थ ईस्टर्न के रीजन में, जो आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनकी पढ़ाई कराने का काम करती है, जिसमें चाइनीज़ भी एक लैंग्वेज है। इसलिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ इंडियन आर्मी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एमओयू को साइन किया है, और तेजपुर यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, वो इंडियन आर्मी के पर्सनस को चाइनीज़ लैंग्वेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 यूनिवर्सिटी देखी, एक आईआईटी मद्रास याद रखना और एक तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम याद रखना है। नेक्स्ट है AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ऊपर चर्चा हो रही है। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू ओपन इट फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन आबू धाबी। तो ये पहला एक इंतरिम, कह सकते हैं कि पहला अपना इंतरिम ऑपरेशनल हब, पहला अपना ये इंतरिम ऑपरेशनल हब इसने कहाँ ओपन किया है, आबू धाबी में। ठीक है, जिसको हमने ओवरसीज ऑफिस कहा है, आबू धाबी में। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने एमओयू साइन किया है और ये अपना पहला ओवरसीज ऑफिस कहाँ पे बना रहा है, आबू धाबी में बना रहा है, जिससे यहाँ पर नए फॉरेन प्लेयर से इसको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और डेवलपमेंट और अच्छे से किया जा सकेगा इसकी, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट के रीजन में आबू धाबी या यूएई वगैरह जो कंट्रीज़ हैं उनकी एक स्ट्रेटजिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है और AIIB को अपने गोल को अचीव करने में मदद मिलेगी। अगर मैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करूँ, 2016 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। आज के समय में 100+ कंट्रीज़ की मेंबर है, लगभग 106 कंट्रीज़ की मेंबर है, और बेसिकली काम क्या करता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने में कंट्रीज़ की मदद करता है, एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी मदद करता है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस आपको बीजिंग चाइना में मिल जाएगा। लास्ट न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। अर्जेंटीना टू रिप्लेस इंडोनेशिया एज अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट। पहले इंडोनेशिया जो था वो अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था, लेकिन अब इंडोनेशिया जो है वो फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित नहीं करेगा। अब अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कौन करेगा, अर्जेंटीना करेगा। तो अर्जेंटीना विल होस्ट द अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, अर्जेंटीना ने इसके लिए जो है वो जून में बिडिंग भी की थी। अर्जेंटीना जो है इसने अंडर-20 वर्ल्ड कप को 2001 में भी होस्ट किया था। इसके अलावा आप देखेंगे उरुग्वे, चाइल्ड और पराग्वे के साथ 2030 में 2030 में भी ये वर्ल्ड कप फाइनल आयोजित करेगा कौन, अर्जेंटीना। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि अर्जेंटीना अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित कर रहा है और इसने किसे रिप्लेस कर दिया है, तो इसने रिप्लेस किया है इंडोनेशिया को। किसे रिप्लेस कर दिया है, इंडोनेशिया को। ठीक है, अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, आज मैंने हेडलाइंस नहीं ली हैं, आपको दिख गई होंगी अचानक से, और कुछ बच्चे कमेंट करना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल कमेंट मत कीजिएगा। आज मैंने हेडलाइन नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मैं थोड़े कुछ और कामों में लगी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला। मैंने बहुत जल्दी में इस करेंट अफेयर्स को तैयार किया था। ठीक है, तो लेकिन कल से रेगुलर आपको हेडलाइंस मिलेंगी, तो आज आप खुद से नोट्स प्रिपेयर कर लें। मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैं क्या काम कर रही थी। तो देखिएगा, आप लोगों का SSC CGL का पेपर है, SSC CGL का पेपर है, लगभग 2.5 मंथ या 3 मंथ आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपको 3 महीने बाद जो है वो CGL का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो CGL में पिछले 5 सालों में क्या क्वेश्चंस आए हैं आपके हिस्ट्री में, तो मैंने यहाँ पे 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को निकाला, अलग अलग शिफ्ट के, उनको एनालिसिस किया, और मुझे पता चला कि हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से आए हैं। तो मुझे जानकारी भी हुई कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो इसलिए विथ प्रूफ के साथ मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं ना, मैंने अपनी स्लाइड्स में, अपने जो वीडियोज़ हैं उनमें उन स्क्रीनशॉट्स को भी लगाया है, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, तो मैं वहाँ पे केवल हिस्ट्री के उन टॉपिक्स को पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, और वो भी टू द पॉइंट MCQ के साथ। कोई बकवास नहीं, कोई कहानी, कोई स्टोरी नहीं, टू द पॉइंट जो बातें होती हैं ना,
तो वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद वो वीडियो बनाया है जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो पहला वीडियो मैंने लॉन्च कर चुके हैं, और पहला वीडियो जो हमारा अपलोड हुआ था वो पोर्चुगल्स पे था कि पोर्चुगल्स जब भारत में आए तो क्या क्या किया, वो अपने साथ क्या क्या लेकर आए, कौन सी बैटल्स को लड़ी, कहाँ कहाँ पर इनकी फैक्ट्री थी, किसने बीजापुर को गोवा को अपनी कैपिटल बनाया, या गोवा कैपिटल कब बनी, गोवा पोर्चुगल्स का हिस्सा कब हुई, एटसेट्रा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए, मैंने स्क्रीनशॉट्स को भी लगाया, तो आप वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। चलिए, सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है चाइना को, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बिल्ड अ ड्रग फ्री इंडिया बाय विच ईयर? तो ड्रग फ्री इंडिया कब तक बन जाएगा गवर्नमेंट की कमिटमेंट के अनुसार? तो ड्रग फ्री इंडिया हम 2047 तक मना लेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ एडिशन ऑफ हुना थाउ कल्चर फेस्टिवल 2023 बिगिन इन विच स्टेट? तो पांचवा एडिशन हुने था डाउ कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर अगली बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यूयॉर्क फर्स्ट ब्लैक चीफ जज बाय द न्यूयॉर्क सीनेट? तो पहले ब्लैक चीफ जज कौन बन गए हैं? तो रोवन विल्सन बन गए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गैरी बैलेंस has announced his retirement from all form of the cricket. He is from which country? तो गैरी बैलेंस ने अनाउंसमेंट कर दिया है संन्यास का। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है, इंग्लैंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवार्ड किसे दिया गया है? तो यहाँ पे कर्नाटका को ये अवार्ड दिया है। ऑप्शन डी। और मनरेगा वाला मैंने कल बताया था, वो राजस्थान को गया है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस फ्रीक्वेंसी रेंज के स्पेक्ट्रम को यूज़ करती है ना। तो यहाँ पे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को यूज़ करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इफ़ यू वांट टू पब्लिश योर ओन वेबसाइट यू विल नीड टू साइन अप फॉर अगर आप खुद की वेबसाइट को पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको एक वेब होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेब होस्टिंग सर्विस पर आपको साइन अप करना होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्लैंक इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकम अनयूजुअल ड्यू टू द फील्ड सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट। तो कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक अनयूजुअल वर्क कर रहा है या फेल हो गया उसका सॉफ्टवेयर, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ब्रिकिंग के कारण होता है। किसके कारण? ब्रिकिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ब्रिकिंग के लिए जो दूसरा शब्द उपयोग किया जाता है, ब्रिक या पेपर वेट भी यूज किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम की शुरुआत किस स्टेट या यूटी ने की है? बिहार, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी सारी न्यूज़ को कल हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। हेडलाइंस आपको कल से मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी सारी न्यूज़ भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।